दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो 12 एग्जाम में पूछते हैं। हाल ही दिनों में जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे भी गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में सेट में सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है अत्याधुनिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। बढ़िया प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अत्याधुनिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछा है। एक चीज और, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इससे आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा। जैसे ही आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत होगा, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा और वह रिवीजन आपको याद रहेगा। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। यह सभा आध्यात्मिक सत्य की खोज, वेदों के अध्ययन और समाज सुधार के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह सभा बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ गई और समाज सुधार व धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाकी ऑप्शन दिया राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इसके संस्थापक तो केशव चंद्र सेन की बात करें तो ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे, लेकिन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेडन इंच ने किया था। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार जो किया था वो ब्रेडन इंच ने किया था। ब्रेडन इंच ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार 1995 में किया था। चलिए कुछ प्रमुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके आविष्कार एक बताते हैं आपको। तो सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पूछता है। तो सी लैंग्वेज का जो आविष्कार किया था वो डेनिस रिची ने किया था। 1972 में विकसित किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सी प्लस प्लस लैंग्वेज पूछता है तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बिजारने स्ट्रप ने किया था। सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। जावा की बात करें तो जावा जेम्स गोसलिंग ने किया था इसकी खोज। और पैथॉन जो बहुत ज्यादा पूछता है तो पैथॉन जो है गाइडो वैन रोसुम ने किया था, 1991 में विकसित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बता दीजिए। रेलवे से संबंधित प्रश्न है, या तो रेलवे के एग्जाम की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए बता दीजिए। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वह हुबली में स्थित है। हुबली में या स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कर्नाटक के हुबली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। यह रेलवे जोन कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। चलिए कुछ प्रमुख रेलवे और उसके मुख्यालय बताते हैं आपको। तो उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो गोरखपुर में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है तो मालीगांव गुवाहाटी में है। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व रेलवे ईआर की बात करें तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। दक्षिण रेलवे की बात करें चेन्नई में इसका मुख्यालय, और दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है सिकंदराबाद में है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। घुमा दिया है आपको। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारे देश है, लेकिन आपसे पूछा है इसके बाद कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा कौन सा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था, जबकि महाराष्ट्र जो है वह दूसरे स्थान पर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। बिहार केवल तीसरे स्थान पर था, जबकि पश्चिम बंगाल जो है वह चौथे स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पहले पे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे आ जाता आपका बिहार, और तीसरे पे आ जाता बिहार, और चौथे पर पश्चिम बंगाल है। जनगणना से की बात यहां हो रही, तो जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको जो बार बार एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है तो भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली जनगणना 1872 में प्रारंभ में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित जनगणना कब हुई
भारत में नियमित जनगणना जो हुई वह हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो भारत में जनगणना जो होती है हर 10 वर्ष में होती है। भारत की अब तक की अंतिम जनगणना कौन थी? भारत की अब तक की जो अंतिम जनगणना थी वह 2011 की जनगणना थी, जो कि 16वीं जनगणना थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी 1956 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। यह आयोग भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग की योजनाओं को बढ़ावा देना, उनका आयोजन करना और उनका विकास करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, चलिए राइट आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। पूछा है आपसे कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत का चुनाव आयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान में चुनाव के संचालन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य भारत के चुनाव आयोग को सौंपा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका संचालन और निगरानी अनुच्छेद 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग करता है। चुनाव प्रक्रिया जो है उपराष्ट्रपति का गोपनीय मतदान, प्रत्येक मतदाता के लिए एकल आहस्ताक्षरीय मत प्रणाली से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की थी। यह डाकघर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक सुधारों का एक भाग था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक संचार को बेहतर बनाना था। डाकघर व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको। तो भारत में पहला डाकघर 1774 में स्थापित किया गया, कोलकाता में वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। आधुनिक डाक सेवा की शुरुआत जो की, तो आधुनिक डाक सेवा की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने के कार्यकाल में हो, यह भी ध्यान रखें। पिन कोड सिस्टम की शुरुआत कब हुई? बढ़िया प्रश्न है। तो पिन कोड सिस्टम की जो शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 को। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे जनरली कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा? तो विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो हिक्किम डाकघर है, या हिमाचल प्रदेश में, और यह 14,567 फीट की ऊंचाई पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। टेनिस में वर्ष भर में कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिन्हें मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करें तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, शुरुआत साल के शुरुआत में, यह होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और यह जनवरी में होता है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ध्यान रखिए किस कोर्ट पर खेला जाता है, यह भी एग्जाम में पूछे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है जनवरी माह में, या मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, या हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, जो कि पेरिस फ्रांस में होता है, या मई जून के महीने में होता है, और यह क्ले कोर्ट में होता है। उसके बाद होता है विंबलडन, जो कि तीसरा टूर्नामेंट होता है, यह लंदन में होता है, लंदन इंग्लैंड में आयोजित होता है, और यह जून जुलाई के माह होता है, ग्रास कोर्ट पे खेला था। उसके बाद जो साल का अंतिम ग्रैंड टूर्नामेंट होता है वह यूएस ओपन होता है, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है, या अगस्त सितंबर के महीने में होता है, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नोट ये ध्यान रखिएगा, ये टूर्नामेंट पुरुष और महिला दोनों के लिए होते हैं, और दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? आपसे पूछा है
प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोसाइनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्याज, विशेष रूप से लाल प्याज का लाल या बैगनी रंग एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। एंथोसाइनिन केवल प्याज में ही नहीं बल्कि अंगूर, जामुन, बैगन और लाल गोभी में भी पाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो कोल्टिनाइड जो दिया है ऑप्शन ए, या जो है नारंगी या पीले रंग का वर्णक जैसे गाजर में। बेटालेन की बात करें चुकंदर में पाया जाता है या गहरा लाल रंग देता है। और क्लोरोफिल की बात करें तो हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसे 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया और 2005 में लागू हुआ। या विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2, CH4, N2O आदि के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है प्रश्न यह। तो यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच खेलों के समग्र उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया है ऑप्शन में, या आजीवन उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो व्यक्तिगत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो उत्कृष्ट कोचों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिए। हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केरल में स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में है। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। आपके कहां पर है, तो यह महाराष्ट्र में आपके है। और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, यह भी आपके महाराष्ट्र में ही है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका महाराष्ट्र में है। बचा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपके केरल में स्थित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल राज्य के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित है। या नीलगिरी तहर नामक दुर्लभ जंगली बकरी का प्रमुख निवास स्थान है। बाकी ऑप्शन दे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो आपके असम में हो जाता, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 में दूसरी लोकसभा का गठन हुआ था। दूसरी लोकसभा के लिए आम चुनाव फरवरी मार्च 1957 में हुए थे। पहली लोकसभा का कार्यकाल कब था, तो पहली लोकसभा का कार्यकाल जो था वह 1952 से 1957 तक था। पहली लोकसभा का कार्यकाल। दूसरी लोकसभा कार्यकाल 1957 से 1962 तक रहा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है वह सबसे ऊंची चोटी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट प्रेडो जो है वह श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट प्रेडो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 2524 मीटर है या 8281 फीट है। स्थान तो है नुआरा एलिया श्रीलंका में। इसे पिद्रू तालागला भी कहते हैं, पिद्रू तालागला भी कहा जाता है इसे, या श्रीलंका का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु है। उसके बाद जो आता है आपका वह है क्रीगल पोट्टा, या श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्रीगल पोट्टा जो है या श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा संविधान में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
जो दिया है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो जाएगा ऑप्शन सी। भोजपुरी जो है अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हुई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं, या ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन में संथाली, तो संथाली जो है 2003 में जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के तहत। सिंधी जो ऑप्शन में दिया है या 1967 में जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन के तहत। और नेपाली जो ऑप्शन डी दिया है या 1992 में जोड़ी गई 71वां संशोधन के तहत। बाकी भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी एक प्रमुख बोली है, मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है, जबकि इसकी प्रयास जो है जोरों से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। इंग्लैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन की एकल नागरिकता प्रणाली पर आधारित है। भारत में चाहे कोई नागरिक किसी भी राज्य का निवासी हो, वह केवल भारत का नागरिक होता है, ना कि किसी राज्य का अलग नागरिक है। यह प्रणाली संघात्मक एकता को मजबूत करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, या तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर और तिरुपुर जिलों में स्थित है, या पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में आता है। बाकी कुछ चलिए प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या उत्तराखंड में भारत का पहला टाइगर रिजर्व था 1973 में। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में। बाकी कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यह आपका मध्य प्रदेश में, और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व या आंध्र प्रदेश में। यह सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए किस नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात, जिसे गारसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती नदी पर बना। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कुंचिकल जलप्रपात है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो जोग जलप्रपात के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, जो कि शरावती नदी कर्नाटक में भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक पूछता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, और यह भी भारत के कर्नाटक राज्य में भारत का पहला जल विद्युत परियोजना स्थल भी है। हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी पर और झारखंड में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। यह अनुच्छेद बताता है कि कौन से विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। इसमें वह सभी विधेयक आते हैं जो भारत के केंद्र सरकार के राजस्व, व्यय, कराधान, ऋण आदि से संबंधित है। इससे कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकता, केवल सुझाव दे सकती है। इसे स्पीकर द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होता है, और यह धन विधेयक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है, और यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। यह जैन धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, क्योंकि यहां 23 में से 20 जैन तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ माना जाता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया है धूपगढ़, तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा,
लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो तमाशा जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य, यह सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, यह भी सही है। बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, यह भी सही है। झूमर हरियाणा, यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, झूमर हरियाणा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झूमर मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान तथा हरियाणा कुछ हिस्सों में तथा विशेष रूप से यह झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों का यह लोक नृत्य माना जाता है। जबकि हरियाणा का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह घूमर या फाग और सांस्कृतिक रूप से रासलीला आधारित लोक नृत्य होते हैं। जो होता है हरियाणा में, झूमर यहाँ का लोक नृत्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इसका उद्देश्य सरकार की बहुमत की स्थिति को परखना होता है। यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो केंद्र सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं, या भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है लेकिन यह संसदीय परंपरा और लोकसभा के नियमों के अंतर्गत आता है, इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। राज्यसभा में इसे नहीं लाया जा सकता क्योंकि राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकती, वहां से सिर्फ चर्चा या आलोचना हो सकती है। स्मरण रहे, विश्वास मत सरकार खुद लाती है जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। तो यह भी ध्यान रखें, विश्वास मत जो है वह सरकार खुद लाती है जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण निम्न में से किस में मिलता है। भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण निम्न में से किस में मिलता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाट्य शास्त्र से मिलता है। नाट्य शास्त्र एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों, अभिनय और मुद्राओं, रस सिद्धांत और मंचन की विधियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। अश्वघोष जो है निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के जो है दरबारी कवि थे अश्वघोष। अश्वघोष प्राचीन भारत के महान बौद्ध विद्वान, कवि और दार्शनिक थे। वह महाक्षत्रप कनिष्क थे। राज दरबार में प्रमुख कवि थे। अश्वघोष को संस्कृत काव्य में कुशलता के लिए माना जाता है और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बुद्धचरित और सौंदर्यनंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, जिसका फुल फॉर्म होता है WWW, इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए कुछ प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक बताते हैं आपको। तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार गुलिलियम मार्कोनी ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स वेबर्स को कहते हैं। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विटामिन ए की खोज मैकोमिलन ने किया था और एक्सरे की खोज विलियम रॉटेंजन ने किया था। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं ये तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे आपको बार बार रिवीजन होता रहेगा और आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। निम्न में से कौन सी सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत तथा
पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा वह सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के समय खींची गई थी। इसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की समय सीमा निर्धारित की थी। बाकी कुछ अन्य प्रमुख सीमा रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा जो है भारत अफगानिस्तान के बीच में है। अब मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच की सीमा रेखा, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया। पूछ लेता है किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। या 3 भागों में विभाजित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और अधिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान बताया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, जिसे बोलते हैं इंडेक्स, को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएससी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। इसे बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। यह 30 प्रमुख कंपनियों के शेयरों की औसत कीमत पर आधारित होती है जो बीएससी में सूचीबद्ध होती है। यह भारतीय शेयर बाजार की आर्थिक दशा का प्रमुख सूचकांक है। तो ध्यान रखिए, एक पूछता है निफ्टी सूचकांक किसका है, तो निफ्टी सूचकांक जो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, जो कि टॉप 50 कंपनी जो है इसमें लिस्टेड होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला हैरिस ने। कमला हैरिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमला हैरिस ने 2021 में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का इतिहास रचा। वह न केवल पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं बल्कि पहली अफ्रीकी, अमेरिकी और दक्षिण एशियाई मूल की व्यक्ति भी हैं जिन्होंने यह पद प्राप्त था। उन्होंने जो बाइडेन के साथ मिलकर यह चुनाव जीता था। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे कॉपी पेन में नोट कर लिया करिए और 1-2 बार रिवीजन करिए, इससे आपको याद हो जाएगा। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि वो हर सेट में बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में भी रिवीजन कराया जाए कि आपको याद रहे। तो अब चलिए अब आज की वीडियो से प्रश्न, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, आप इतना कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।